वज़ीर हबीब कैंसर सेंटर के तवज्जुह से हमने जो अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया हुआ था, उस सिलसिले में आज हम इंतहाई अहम मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। और मैं डॉक्टर अमजद दुरानी, CEO वज़ीर हबीब कैंसर सेंटर, कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट, आपसे इस मौजू पे जो कि हमारी एज अ नेशनल एक कैटेस्ट्रॉफी है, इस पे मैं गुफ्तगू करूँगा। ये है कैंसर ओरल कैविटी का। आपको ये शायद सुन के हैरानगी होगी कि ये मर्दों में जो ओरल कैविटी का या मुंह का कैंसर है, ये तकरीबन सारी मर्दों में ये नंबर 1 किलर है अगर कैंसर्स में इसको लिया जाए, जबकि ये औरतों में दूसरे नंबर पे एज अ किलर आता है। तो न सिर्फ ये बल्कि इसका इंसिडेंस या इसका वकू होना भी दोनों जेंडर्स में, यानी कि मेल और फीमेल में इसी तरह ही है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये हमारे यहाँ क्यों इतना बड़ा नेशनल डिज़ास्टर है। वो इस तरह है कि ये हमारे लोगों में जो कुछ हैबिट्स हैं वो इस की वजह बन रही है। सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि लोग जो हैं अपनी इन हैबिट्स से बाज नहीं आ रहे। मसलन वो पान च्यूइंग जो है वो अर्ली एज में शुरू कर देते हैं। अब पान के अंदर अजीब से मुख्तलिफ किस्म के जो टॉक्सिक या बायोकेमिकल चीज़ें हैं जो कि इस कैंसर का मूजब बनती हैं। उसमें न सिर्फ कई तंबाकू होते हैं, सुपारी होती है, कत्था होता है, जो कि मुंह की इनर लाइनिंग को, अंदर के हिस्से को मुसलसल इरिटेट भी करते हैं और उनमें केमिकल चेंजेस लेके आते हैं। न सिर्फ पान बल्कि गुटखा देख लें, वो और भी ख़तरनाक, रसवार देख लें, सिगरेट इटसेल्फ देख लें। अब इनके अलावा तो जो दूसरे मुल्कों में है वो अल्कोहल की वजह से ओरल कैविटी का कैंसर ज़्यादा होता है, जबकि हमारे यहाँ इन वजूहात की, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप उसको हुक्के को भी शामिल करें, आप उसमें और भी देसी चीज़ों को शामिल करें जो कि जिनमें तंबाकू भी शामिल होता है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की रंगदार सुपारियाँ भी होती हैं। तो ये इंतहाई ख़तरनाक किस्म की सिचुएशन है जिसको हमें नेशनली डील करना पड़ेगा। अब मैंने बताया कि ये तो वजूहात थी। अब प्रॉब्लम क्या होती है? अब क्या चीज़ है ओरल कैविटी? है बेसिकली क्या, ये जो ज़ुबान का 2/3 सामने वाला हिस्सा, फिर उसका फ्लोर, फिर ये कि दांतों के नीचे जो गम्स हैं उनको, ट्राइकॉन एरिया जो है वो, पीछे जो दांतों के हिस्सा है वो, ऊपर वाला सख्त वाला हिस्सा, ये सारे जो हैं उसमें शामिल हैं ओरल कैविटी। ठीक है, तो अब इनमें जो ज़्यादातर मसला क्या होता है, मैंने जैसे पहले बताया कि ओरल कैविटी में एक और जो चीज़, अहम चीज़ है, वो है कि इल फिटिंग डेंचर्स, या ये कि वेरी बैड ओरल हाइजीन। ये इस तरह होता है कि बाज़ औक़ात कुछ बुज़ुर्गों में या इवन जो जवानों में भी ऐसे होता है कि जो उनके दांत हैं उनमें वो कुछ नोकें निकली होती हैं जो बार बार इरिटेट करती हैं ज़ुबान को भी और जो मुंह के अंदर वाले हिस्से को भी, जिससे वो बार बार इन्फेक्शन होता है और उससे वो काफ़ी देर रहने के बाद इरिटेशन से सेल्स के अंदर प्रोलिफरेशन हो जाती है, यानी वो बगैर किसी तरतीब के बढ़ना शुरू हो जाते हैं और वो कैंसर की शक्ल इख्तियार करते हैं। अब होता क्या है कि
पेशेंट जो है वो उसको किस तरह हमारे साथ, हमारे या डॉक्टर के पास प्रेजेंट करते हैं। उसकी ज़ुबान या मुंह के अंदर जो है सफ़ेद या सुर्ख जो है छाले से निकल आते हैं या अल्सर्स निकल आते हैं। अब कुछ इनमें से दर्द करते हैं, कुछ नहीं करते। कई दफ़ा इनमें कुछ ब्लीडिंग होती है, कईयों में नहीं ब्लीडिंग होती। अच्छा, अब वो जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के तो वो कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अगर सफ़ेद हो तो हम उनको ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं, यानी कि सफ़ेद वाले अल्सर या सफ़ेद वाली प्री मैलिग्नेंट कंडीशन। अगर ये सुर्ख और सफ़ेद हो तो एरिथ्रोल्यूकोप्लेकिया, यानी कि सफ़ेद और सुर्ख प्री मैलिग्नेंट कंडीशन। तो ये जब भी हो आपने फ़ौरन जो है अपने मुआलिज को दिखाना है ताकि वो वक्त पे आके इसकी ट्रीटमेंट कर सके। अब कई दफ़ा मुंह के अंदर फंगल इन्फेक्शंस भी होते हैं, दूसरे इन्फेक्शंस भी होते हैं जो कि कैंसरस नहीं होते, तो उनको डेफिनेटली इजीली ट्रीट किया जा सकता है। अब वो कई बिल्कुल नहीं ठीक होते, तो ये एक हाँ हाँ का ना एक हेल्थ इशू बन जाता है और हाँ हाँ की तलवार लटकती रहती है। अब पेशेंट जो है हमारे पास किस तरह आता है? पेशेंट आता है इस तरह के, उसका मुंह नहीं खुल रहा, मुंह के अंदर जो है वो जैसे मैंने बताया छाले हैं, वो बढ़ गया है और यहाँ तक कि वो कई दफ़ा बढ़ के वो जुबान के निचले हिस्से तक भी पहुँच जाता है। उस मुंह का उसका पेशेंट का मुंह खोलना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। कई दफ़ा ये होता है उससे खाना पीना जो है ना, बात करना, वो उसके लिए मुश्किल हो जाता है। और एडवांस केसेस में तो ये भी होता है कि उसकी हड्डी जो होती है जबड़े की, वो बहुत शदीद दर्द करती है और वहाँ तक भी कैंसर पहुँच जाता है। और यहाँ तक भी होता है कि पेशेंट जो है वो कई दफ़ा उसको सांस लेने में भी मसला आ जाता है, बहुत ज़्यादा एडवांस केसेस में। एक और जो चीज़ होती है कि ये गर्दन के जो हदूद होते हैं वो भी उससे जो है ना वो बढ़ जाते हैं। अब वो एक थोड़ी सी एडवांस जो है ना स्टेज होती है। अब आपने करना क्या है? आपने फ़ौरन अपने मुआलिज से राब्ता कायम करना है। वो अगर बायोप्सी की ज़रूरत है बायोप्सी कर देंगे, अगर उसको एक्साइज या उसको रिमूव करना हो तो वो भी किया जा सकता है और उसके बाद उसकी बायोप्सी की रिपोर्ट देखनी चाहिए। कभी भी आपने बगैर रिपोर्ट के, हिस्टोपैथोलॉजी के, वो जो है ना कोई चीज़ नहीं निकलवानी, ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी है। अब हमने जो है इसमें देखना ये है कि जो अर्ली स्टेज का कैंसर है उसमें क्या ट्रीटमेंट है। उसमें तो आप अर्ली स्टेज 1 और 2 है तो वो उसमें आप इजीली उसको रेडियोथेरेपी और सर्जरी से जो है ना उसको डील कर सकते हैं। अगर वो लिम्फ नोड्स भी नहीं इन्वॉल्व या हड्डी या दूसरी चीज़ें इन्वॉल्व, इजीली वो रिमूव हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम आती है जब थोड़ा सा स्टेज 3B या स्टेज 4 आ जाए तो उसमें बड़ा मसला हो जाता है। ख़ास तौर पे जब स्टेज 3 आ जाए, थोड़ा सा एडवांस हो जाए, तो उसमें कई दफ़ा इतना ज़्यादा उसमें करना पड़ता है, अपना एक्सरसाइज या सर्जरी करनी पड़ती है कि उसको किसी और जिस्म के हिस्से से लेके तो स्किन को वहाँ पे मुंह के अंदर ग्राफ्ट करना पड़ता है। और कई दफ़ा ये भी होता है ज़्यादातर केसेस में कि मुंह की डिसफिगरमेंट या उसकी शक्ल बदल जाती है इंसान की, जो कि काफ़ी तकलीफ के बात है। अब इन चीज़ों को हम इजीली कई दफ़ा बचा सकते हैं, लेकिन मसला यही होता है कि जब आप इतना ज़्यादा एडवांस कर लें तो फिर इस तरह की सर्जरी करवानी पड़ जाती है। उसमें फिर ये भी होता है कि फिर बाद में आपको कीमो रेडियोथेरेपी भी देनी पड़ती है। उसके बगैर जो है ना नहीं चारा रहता अगर एडवांस्ड हो जाए।
ख़ास तौर पे अब स्टेज 4 पे ये भी होता है कई दफ़ा जो है वो कैंसर जो है चेस्ट में चला जाता है या किसी और हिस्से में। अभी ये तो चीज़ें मैंने बताया कि सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इसके अलावा अभी इम्यूनोथेरेपी भी आ चुकी है या टारगेट थेरेपी भी आ चुकी है। ये ज़्यादातर चीज़ें एडवांस केसेस में हम देते हैं। बहरहाल कई दफ़ा इनको अर्ली स्टेजेस पे भी दिया जा सकता है। ये जो कंसल्टेंट है उसकी स्वाबदीद पे है कि वो उसको उस पर कौन सी स्टेज पे क्या करता है। अब इसको आपने अर्ली कैसे डिटेक्ट करना है? वैसे तो मैंने जैसे बताया कि अगर आपको ल्यूकोप्लेकिया या सफ़ेद या सुर्ख किस्म के अल्सर या डॉट्स नज़र आते हैं तो आपने फ़ौरन अपने मुआलिज को दिखाना है या मैक्सिलोफेशियल जो एक्सपर्ट है उसको दिखाएं या फिजिशियन को दिखा दें। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एडवांस्ड हो जाता है मसला तो उसमें पेशेंट जैसे कि आता है कि वो उसका मुंह नहीं खुल रहा या इस तरह की चीज़ें, तो 2-3 टेस्ट बड़े सिंपल से हैं कि आप तीनों उंगलियां मुंह में डाल के देखें कि आया वो जो है वो तीनों उंगलियां मुंह में चली जाती हैं बगैर तकलीफ के, तो इसका मतलब ये होगा कि ये ज़्यादा एडवांस नहीं हुआ और आप इजीली जो है ना अपने मुआलिज को दिखा सकते हैं अगर 7 अल्सर्स और दूसरी चीज़ें। दूसरा एक इजीली एक और भी बड़ा सिंपल सा एक होता है माउथ को करने के लिए इंस्पेक्शन, जो कि एक बड़ा आम सा तरीका है। आप सारे मुंह पे इंस्पेक्ट करें, ये अपना गर्दन पे भी हाथ लगाएं, इनको भी चेक करें और ऊपर वाले तालू पे जो है ना वो भी आप उंगली लगा के देखें कोई अल्सर या ऐसी चीज़ नहीं। फिर आपने मुंह खोल के तो दांतों के पीछे और ऊपर जो है उंगली लगा के और मसूड़ों के देखना है। फिर आपने अपनी ज़ुबान को शीशे के सामने दोनों तरफ हिला के देखना है कि इस तरफ और इस तरफ कोई ऐसा कोई अल्सर तो नहीं है या नीचे की तरफ तो नहीं कोई ऐसा अल्सर। अगर ऐसा हो तो आप अपने मुआलिज को ज़रूर चेक करवाएं। मुमकिन है कुछ भी ना हो, मुमकिन है कि वो चीज़ वाकई ऐसी हो जो अर्ली आपको वार्निंग दे रही। ऐसे जो पेशेंट्स हैं क्योंकि इनको खाने पीने में भी प्रॉब्लम आ रहा होता है और इनका वज़न तेज़ी से गिर रहा होता है और इनकी सेहत भी तेज़ी से गिर रही होती है, ख़ास तौर पे जो एडवांस्ड केसेस होते हैं जो खा पी नहीं सकते या शुरू में जिनके डायग्नोसिस होती है, तो उनके लिए या तो अगर तो वो रास्ते उनके खुले हुए हैं तो फिर तो उनको आप अच्छी डाइट दें और उनको जो है ना कमज़ोर ना होने दें। ठीक है, बेशक लिक्विड डाइट दे दें, बेशक मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ें मतलब दूध, यखनी, अगर खिचड़ी दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं या जूसेस दे सकते हैं या फल पीस के दे सकते हैं, फल पीस जो कीमा पीस के दे सकते हैं। ऐसे अगर ओरली दे सकते हैं तो बेहतर है। दूसरी सूरत ये है कि अगर वो उनके मुंह के रास्ते बंद हो गए हैं और वो खा भी नहीं सकते तो उस सूरत में या तो फिर हमें नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब डालनी पड़ेगी, उसके ज़रिए हमें मुख्तलिफ़ चीज़ें देनी पड़ेंगी जिससे कि उनकी ताकत बहाल रहे। या फिर ये होता है कि कई दफ़ा उनके स्टमक में हमें ट्यूब डालनी पड़ती है, गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब, जिसके ज़रिए हम देते हैं ग़िज़ा वगैरह, लिक्विड डाइट। तो एक तो ये एक तरीका बहुत अहम है, ये इसलिए बताना ज़रूरी है कि कई दफ़ा पेशेंट्स जो है ना वो इतने ज़्यादा वीक हो सकते हैं कि वो कोई थेरेपी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक पैक ट्यूब भी होती है, उसके ज़रिए भी आप दे सकते हैं, ग़िज़ा जा सकती है पेशेंट्स। तो ये चीज़ें बड़ी अहम हैं। आप पेशेंट की सेहत का ख्याल रखें क्योंकि वो मार्केडली डिहाइड्रेटेड भी होते हैं, मार्केडली एमेसिएटेड या बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप ये हमेशा बात याद रखें कि उनको ताकत की ज़रूरत है।
आम इंसानों की तरह। और एक बात ये भी मैं अहम बात आपको बताना चाहता हूँ कि अर्ली जो कैंसर्स हैं वो ट्रीटेबल हैं और उनका मुकम्मल इलाज हो सकता है, जबकि एडवांस्ड केसेस में बहुत हमें मुश्किलात हो सकती है। इवन 5 साल तक तो स्टेज 4 है, 10% सिर्फ पेशेंट्स जो है सर्वाइव करते हैं। आप पेशेंट की सेहत का ख्याल रखें, ठीक है, और जो हदायत दी गई हैं प्लीज़ उन पे अमल करें।